ठीक है, तो देखिए जरा रीमर ठीक है, रीमर टीमैन अफ्क्रिया इम्पॉर्टेंट अफ्क्रिया है पहली चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा देखें, अगर इसकी बात करें तो जैसे देख लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट अफ्क्रिया है, उम्मीद है ठीक है, 100% उम्मीद है ये आएगी ज़रूर इस साल। ठीक है, कौन सा 2023 में पेपर देंगे आप? ठीक है, तो कन्फर्म है 2023 में ये पूछी जरूर जाएगी रीमर टीमैन अफ्क्रिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इतनी ज़्यादा कि आएगी ज़रूर आपकी। अब देखिए इसमें है क्या, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। एक अफ्क्रिया बताई होगी कार्बिल एमीन और एक अफ्क्रिया ये है जो रीमर टीमैन। देख लीजिए दोनों, ठीक है, दोनों अच्छी अफ्क्रिया हैं, इंपॉर्टेंट अफ्क्रिया हैं। क्या करते हैं इसमें, ज़रा इसको अगर चेक करें तो ये कहे कि ये फिनॉल की है, वो कहे कि ये एमीन की है, बस और कुछ खास अंतर नहीं है। यहाँ पे फिनॉल ले लें हमने क्या लिया, फिनॉल ले लिया, ये आपका OH हो गया। ठीक है, फिनॉल ले लिया। अब इसकी क्रिया हम क्लोरोफार्म CHCl3 ठीक है, CHCl3 तथा क्षार के साथ करा देते हैं। काय के साथ करा देते हैं? क्षार के साथ करा देते हैं। तो जब क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनता प्रोडक्ट क्या है, जब इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलडिहाइड बनता है। ये आपका यहाँ पर OH रहा और यहाँ पर क्या लग गया जाके, ये आपका CHO लग गया जाके, ये होता है सैलिसिल ठीक है, सैलिसिलडिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड भी कह सकते हैं आप। इसको अलग से अगर कहेंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड भी आप कह सकते हैं, सैलिसिलडिहाइड बनता है। ये अफ्क्रिया रीमर टीमैन अफ्क्रिया। ठीक है, इसी के साथ में जुड़ी अफ्क्रिया दूसरी है, उसको भी बता दे रहे हैं। ये सेम चीज़ रखनी है, इसकी जगह पर हम एमीन कर देंगे। ठीक है, हालांकि वो लिखनी नहीं है लेकिन अब है एक जैसी, तो यहाँ पर बताया दे रहे हैं ताकि हो सकता है रिवाइंड ही हो जाए। क्या करना है, CHCl3 और प्लस KOH, फिनॉल की जगह एनिलीन कर दें हम। फिनॉल की जगह क्या कर दें? एनिलीन कर दें। तो जब हम फिनॉल की जगह एनिलीन करेंगे तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये ऐसा होगा NC। ठीक है, क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। अफ्क्रिया की पहचान है कि बहुत दुर्गंध युक्त। ये अफ्क्रिया जब कंप्लीट होगी तो लैब में मार बदबू आने लगती हो, तो हम जान जाते हैं कि अफ्क्रिया कंप्लीट हो गई है। यानी कहने का मतलब है ये क्या है, अगर आप इसकी देखें तो यहाँ पर अगर NC बना तब दुर्गंध आने लगी, दम घोटने वाली गैस है, इस वजह से क्या होता है, तब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, आपका आइसोसाइनाइड बन गया है। ये अफ्क्रिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये वाली, ये आपकी कार्बिल अमीन है, ऊपर कौन सी? रीमर टीमैन है, इसलिए एक साथ बताए हैं क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये सेम है। ये चीज़ें क्या है, यहाँ से दोनों की सेम है। जो यहाँ पर हमने रीजन डाला है वही सेम हमने यहाँ पर डाला है, बस सिर्फ क्या अंतर है, इन कंपाउंड्स में अंतर है। और अगर खाली कंपाउंड्स की ना बात करें, खाली कुछ लोग जो मेन चीज़ देख रहे हो अच्छा का अंतर है, तो खाली क्या अंतर है, इसका अंतर है। ठीक है, बस खाली OH और NH2 का अंतर, वरना अगर केमिस्ट्री की भाषा में हम कहें तो भैया कंपाउंड का अंतर है। ये आपका एक फिनॉल है और ये आपकी क्या है, कोई भी प्राथमिक अमीन, कोई ज़रूरी नहीं है एनिलीन। यहाँ पर अभी CH3NH2 होता तब भी अफ्क्रिया हो जाती, तो बन जाता आपका CH3NC बन जाता। यानी जैसी भी अफ्क्रिया होगी तुरंत क्या होगा, आप बात करेंगे तो उस तरह का आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। इंपॉर्टेंट अफ्क्रिया इसलिए एक साथ बता रहे हैं। होगा क्या, लेकिन जो यहाँ पर हमें करनी है वो कौन सी करनी है, ऊपर वाली सैलिसिलडिहाइड वाली करनी है। अब देखिए इसमें अगर बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग का कोई खास रोल नहीं है। अगर चाहें तो यहाँ पर 3 बढ़ा लेंगे हम, जो कुछ बनेगा KCl निकलेगा और H2O निकलेगा। ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये अफ्क्रिया यहाँ तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आगे हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कारण है, उस दिन शायद बताया था आपको हमने, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है क्लोरोकार्बिन, CCl2 करके एक इंटरमीडिएट बनता है, जिस वजह से ये क्या बन जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ से ये निकालता है तो CCl3 निकालता है, वो निकल जाएगा तो CCl2। ठीक है, कार्बिन करके बनता है इंटरमीडिएट, कंपटीशंस में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए ज़रा, इसमें लिखिए, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफार्म तथा क्षार के साथ कराई जाती है, क्लोरोफार्म तथा क्षार के साथ कराई जाती है, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफार्म तथा
क्षार के साथ कराई जाती है, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रीमर-टीमैन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को रीमर-टीमैन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को रीमर-टीमैन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है, आपको लिखनी है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग बताया था, रोल खास नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहें तो देख लीजिए कैसे ध्यान रखेंगे बैलेंसिंग। यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हमको 3 KCl निकालने हैं, तो यहाँ पर कितने लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख के इसको चेंज कर लेना। ठीक है, बैलेंसिंग याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये कितने 3 Cl है, तो यहाँ पर क्या लगा दें, हम 3 लगा दें। 3 K और 3 Cl यानी 3 KCl बाहर हो जाएंगे। जो आपका बचेगा H2O बचेगा। कितने अणु बचेंगे, जहाँ तक है 2 अणु बचेंगे। चेक कर लीजिए, तो क्या बचेगा, 2 अणु बचेंगे, मतलब 2H2O आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कर लीजिए इसको। ठीक है, KCl और जो आपका यहाँ से जनरेट होगा प्लस 3 KCl प्लस 2H2O, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, प्लस में। कर लिया। अगली हेडिंग लिखिए, गैटरमैन अपक्रिया। ठीक है, चाहे गैटरमैन कह लो चाहे गैटरमैन कहो। गैटरमैन, ये गैटरमैन मतलब नाली वाला आदमी। गैटरमैन अपक्रिया, ये सब नाम है इनके, ये भी नेम सेक्शन ही है। चलिए, अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो गैटरमैन, एक 2 अपक्रियाएँ आएंगी, एक गैटरमैन आएगी और एक गैटरमैन कोच आएगी। अभी जो अपक्रियाएँ आएंगी 2, एक ये गैटरमैन अपक्रिया है और अभी जस्ट इसके आगे एक आएगी गैटरमैन कोच अपक्रिया। ठीक है, तो देखिए अंतर दोनों में बहुत बेसिक सा होता है, उस अंतर को ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि गैटरमैन हम लिख रहे हैं कि गैटरमैन कोच लिख रहे हैं। ये ज़्यादातर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, मतलब पूछिए कि गैटरमैन लिखा है गैटरमैन कोच, क्योंकि एक ही नाम है बिल्कुल और प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है और लगभग क्या है, रिजेंट जो क्रिया कर रहा है वो भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब भी फिनॉल की क्रिया, ध्यान दीजिए, जब फिनॉल की क्रिया, हमने क्या लिया है, फिनॉल लिया है, और जब फिनॉल की क्रिया, यानी ये हमारा फिनॉल हो गया, जब फिनॉल की क्रिया HCN प्लस HCl, जब फिनॉल की क्रिया HCN और HCl के साथ कराकर जल अपघटन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो इस तरह का बनता है, ये OH और पैरा स्थिति पर क्या बनता है, CHO बनता है। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको अगर कहें तो आप कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यानी ये प्रोडक्ट बनता है। इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैटरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैटरमैन अपक्रिया कहते हैं। अब अगर कोच की स्पेलिंग कुछ लिखोगे COACH ही तो होती। ठीक है, तो कोच की स्पेलिंग COACH होगी, तो याद रखना गैटरमैन कोच की अपक्रिया जो होगी तो वो CO प्लस HCl के साथ होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ। ऐसे याद रखिएगा कि कोच में क्या आ रहा है, CO आ रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या होगी, CO के साथ अपक्रिया हो जाएगी। यानी ये अंतर है गैटरमैन और गैटरमैन कोच में। तो ज़रा लिखिए इसको कैसे।
नहीं नहीं, ये जो नेम्ड रिएक्शन है आपकी, आपको बताया है नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन में देखिए नियम तो हमारा कहता है कि आर्थो और पैरा दोनों पर जाएगी, लेकिन जो पैरा प्रोडक्ट बना होगा इसमें बने दोनों होंगे, आर्थो भी बना होगा और पैरा भी बना होगा, लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल इन्होंने बनाया होगा वो क्या बनाया होगा, पैरा बनाया होगा, इसलिए इनकी नेम्ड रिएक्शन में क्या है, पैरा का प्रोडक्ट है। बात समझ रहे हैं हमारी। अगर हम कराते, हम कराने का मतलब है नेम्ड रिएक्शन ना लिखते, एक जनरल अफक्रिया कराते तो कहाँ ले जाते, आर्थो पर भी ले जाते, पैरा पर भी ले जाते। नेम्ड रिएक्शन में यही थोड़ा सा अंतर होता है। नेम्ड रिएक्शन इसीलिए तो कहते हैं कि याद करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन में भैया जो उन्होंने दे दिया, समझ रहे हैं, नेम्ड रिएक्शन में उन्होंने जो रिएक्शन में लिख दिया है, मजबूरी है हमारी उसको याद करना, ठीक है। अगर हम अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के करेंगे गड़बड़ा जाएंगे, क्यों, क्योंकि फिर वो रही नहीं जाएगी, फिर तो वो जनरल अफक्रिया हो जाएगी। कुछ ऐसी हैं जो जनरल हैं फिर भी उनको नामकरण कर दिया गया है कि आप जनरल प्रोसेस से तैयार करके ले जाओगे तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा, नेम्ड रिएक्शन तैयार करो तब तो वो प्रोडक्ट है ही है, ठीक है। किसी किसी ने क्या किया, ज़बरदस्ती अपना नाम उछेड़ दिया। यहाँ पर चलो इन्होंने बताया भैया कि आर्थो नहीं, हम पैरा को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए ये नेम्ड रिएक्शन हमारी हो गई। अगर आर्थो ही बना देते, आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बना देते तो इसमें फिर नेम्ड रिएक्शन का कोई काम नहीं था, क्योंकि वो तो फिर जनरल अफक्रिया हो जाती है ये चीज़। नेम्ड रिएक्शन का मतलब है कि उन्होंने स्पेशली क्या बनाया है, पैरा प्रोडक्ट बनाया है। अगर आर्थो प्रोडक्ट जनरेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीमर्टिमन का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको आर्थो जनरेट करना हो, मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, नेम्ड रिएक्शन नहीं लिखी होती, इधर का प्रोडक्ट लिखा होगा, इधर का लिखा होगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए उसने यही कह दिया, सही क्वेश्चन आपने राइज किया, उसको हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये कर दिया उसने, ये आपका फिनॉल दिया और कह दिया कि इसमें कुछ मिलाते हैं ABC, कुछ भी मिलाते हैं। अब क्या मिल रहा है हमको, ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है कि ये जो ग्रुप जनरेट हो रहा है वो कहाँ जनरेट हो रहा है, CHO पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन साथ में दे दी कि इसमें A मिलाया तो ये मिला, इसमें B मिलाया अगर पहले वाले प्रोडक्ट में तो हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। अब हमारे दिमाग में क्या जाएगा, हमारे दिमाग में तुरंत तो यही जाएगा भैया आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग तो होता ही है ग्रुप, तो आर्थो और पैरा पे जा रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई एक ही जैसा प्रोडक्ट होगा या एक ही जैसा रिएजेंट हमने यूज किया होगा, या तो आर्थो भेज दो या तो पैरा भेज दो। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया जनरल अफक्रिया होगी तो सेम है, लेकिन अगर नेम्ड की बात कर रहा है या रिजेंट की बात कर रहा है अलग अलग, तो दोनों में अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, रीमर्टिमन वाला रिजेंट डालेंगे तब आर्थो प्रोडक्ट तैयार होगा, और अगर हमने क्या कर दिया, गटरमैन वाला रिजेंट डाला है, मतलब HCN + HCl डाला है, तो हमारा पैरा प्रोडक्ट तैयार होगा। इसके बाद इसका जल अपघटन भी कराना पड़ता है, समझ रहे हैं। ये जो स्टेप है ये डायरेक्ट नहीं बना है, ये अफक्रिया कराई है, फिर उसके बाद जल अपघटन कराया है, तब ये प्रोडक्ट बनता है। बात समझ रहे हैं। इनके बीच में एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है। आप में इंटरमीडिएट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में इंटरमीडिएट है ही नहीं, है इंटरमीडिएट में, लेकिन इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं है आपके कोर्स में। यानी कहने का मतलब है बहुत मध्यवर्ती का काम नहीं है। वरना जब भी आप लिखेंगे गटरमैन कोच को तो क्या करेंगे, जब आप मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती बनेगा, मध्यवर्ती परिवर्तित होगा काहे में, फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पर हमको रिएक्शन दिखानी है, तो हम इनके बीच में मतलब बीच वाला जो प्रोडक्ट है मध्यवर्ती, हम वो चीज़ नहीं दिखाते हैं। अगर हम वो चीज़ दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बहुत सी खाने की चीज़ें होती हैं और खूब चाव से खाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका मध्यवर्ती हमें नहीं पता है। सीधे कच्चा मटेरियल पता है और जो लास्ट में जनरेट हुआ है वो पता है हमको, हमें उनके बीच का मध्यवर्ती नहीं पता है। अगर हम मध्यवर्ती देख लेंगे तो खाएंगे नहीं, और इसीलिए हमको मध्यवर्ती नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट सिस्टम होते हैं, जैसे चीनी मिल ही है, ठीक है। अब इतने बड़े स्तर पे होता है, काम हो रहा है। अब मान लीजिए अगर कहीं काम हो रहा है, किसी को थूकने का मन हुआ, तो अब मान लीजिए वो बीच में खड़ा है कहीं, तो क्या पूरा निकल के बाहर थूकने जाएगा? आगे आप समझदार हैं, हम कहेंगे नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लिया, यानी कहने का मतलब किसी भी चीज़ का आप प्रोसेस देखोगे, प्रोसेस अगर जब आप उसका देखेंगे बहुत ख़राब, ठीक है। जैसे छेना बनते हुए देख लीजिए आप, पहले दूध फाड़ा जाता है, फिर उसको मार हाथों से निचोड़ते हैं, या देख लो शहद निकालते हुए, शहद उसमें से लाते हैं, फिर क्या करते हैं, मगड़ के मार ऐसे निचोड़ते हैं। अभी कोई ऐसे निचोड़ के कुछ दे दे जो यहाँ से निकल रहा हो इन हिस्सों से, और कहे पियो, पी पाओगे? नहीं पी पाओगे आप, ठीक है। लेकिन शहद क्या ऐसे तो निकालते हैं, और कोई तो प्रोसेस नहीं होता है जो नॉर्मल होता है, वो तो वही लाते हैं और इसे निचोड़ के, और बाकायदा यहाँ से भी बह रहा, यहाँ से भी बह रहा, यहाँ से भी बह रहा, निकल के वो आप यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और बताया है, वेस्ट मटेरियल ही होता है, कह दिया जाए तो आप, ठीक है, प्रोसेस होते देख लें
तो आप उस चीज़ को यूज नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है इसीलिए ज़्यादातर क्या होता है हमें एडिशन, ठीक है, इनिशियल और फाइनल मध्यवर्ती चीज़ें जब ज़रूरत होगी, क्रियाविधि जब हम कराएंगे उसकी मैकेनिक, ठीक है, जब मैकेनिज्म कराएंगे केमिकल रिएक्शंस की, जब मैकेनिज्म कराएंगे तब उनमें मध्यवर्ती जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या होता है इस स्तर पे कि हम बस इनिशियल चीज़ दिखाएं और लास्ट में क्या दिखाएं, फाइनल दिखाएं, क्योंकि ये सारे के सारे सिस्टम ऐसे ही होते हैं। जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ब्रेड ले लो, ये ले लो, सब क्या सड़ाना ही तो प्रोसेस होता है, इसमें फर्मेंटेशन ही तो लगता है। आपको अल्कोहल पढ़ाया, फर्मेंटेशन कितना पढ़ाया किण्वन, तो ये क्या सब सड़ाने की प्रक्रिया है। सड़ते हुए देखोगे किसी को इतनी बदबू आ रही है, ये सब आ रही, अभी यहाँ मिल के पड़ोस से निकल जाओ, ठीक है, मई जो होती है, जो उसकी गंदगी है, कितनी बदबू आती है, ऐसा लगता है कि ताक पकड़ के निकल रहे हैं। और उसी से प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज करता है व्यक्ति, नहीं करता है, आराम से करता है, जब हमें पता ही नहीं चलता कि ये उसी का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है। इसलिए हमें क्या होता है इनिशियल और फाइनल, मुख्यतः क्या होती है इनिशियल और फाइनल पे मतलब होता है जब वो कहेगा आपसे बाकायदा कि इसकी मैकेनिज्म दिखाइए, तब आपको दिखाना पड़ेगा। अन्यथा यहाँ पर आपके कोर्स में मैकेनिज्म या इंटरमीडिएट का काम नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, आगे अगले स्टेप पे जाएंगे, तब आपको मैकेनिज्म वगैरह मिलेंगी, अन्यथा नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसमें कुछ लिखा तो है नहीं भी, लिखिए ज़रा। जब फिनॉल की क्रिया HCN प्लस HCl HCN प्लस HCl, ये HCN भी है और HCl भी है, HCN प्लस HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है। फिर से बोल दे रहे हैं, जब फिनॉल की क्रिया HCN प्लस HCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो प्राप्त मध्यवर्ती का जल अपघटन कराने पर, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। आगे लिखना चाहो तो लिख लो, इसे गेटरमैन कहते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं, गेटरमैन है ही है। अब यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, फिनॉल ले लिया हमने। अब ये फिनॉल ले लिया, अब फिनॉल लेने के बाद हमने क्या करा दी, HCN और HCl, ठीक है, HCN प्लस HCl, ठीक है, किसकी उपस्थिति में कराई है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ध्यान रखिएगा क्या है, निर्जल AlCl3 मतलब एनहाइड्रस AlCl3, और उसके बाद क्या कराया गया है, जल अपघटन कराया गया है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं H2O, समझ जाएंगे। कभी कभार आपने हो सकता है पेपर में कहीं रिएक्शन देखी हो, एरो बना होता है, उसके ऊपर लिखा तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप डाली गई। 3 स्टेप छोड़ के उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट दिखा दिया। इसमें अगर चाहें तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, कि हम क्या करें, बेंजीन लिखें, एरो बनाएं, एरो के ऊपर HCN प्लस HCl का मिश्रण लिख दें, नंबर 1, नंबर 2 निर्जल AlCl3 लिख दें, नंबर 3 पे क्या लिख दें, H2O लिख दें। इसका मतलब है इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके हमारा प्रोडक्ट आपका मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए, अगर इस चीज़ को आप जनरेट करेंगे तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपका OH और यहाँ पर क्या बनेगा, CHO बनेगा। अब देखिए फिर यहाँ पर मेन ग्रुप कौन है, CHO है भाई, मेन ग्रुप कौन हो गया, CHO हो गया। तो इसलिए इसको हम नहीं कहेंगे पैरा, हम पैरा किसको कह देंगे, इसको कह देंगे। मतलब ये मान लेंगे कि इसके पैरा पर OH लगा हुआ है, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी, OH के लिए क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, और ये होगा क्या, ओरिजिनल बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड कहेंगे, यानी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तैयार होगा। लिख लीजिए इसको। अगली बोले, चलिए उतार लीजिए आराम से। अगली क्रिया है गेटरमैन कोच ऑफ क्रिया, ठीक है, आराम से लिख लीजिए, इसके बाद हेडिंग डालिएगा। गेटरमैन कोच ऑफ क्रिया, गेटरमैन कोच ऑफ क्रिया। ठीक है, अब बताया है गेटरमैन कोच में क्या सारी कंडीशंस वही हैं। हाँ, बस खाली क्या है, HCN की जगह किसको दे दी है हमने, CO को दे दी है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दे दी, यानी CO को दे दी। अगर CO को लगा देंगे तो सेम प्रोडक्ट फिर बनना है, यानी सारा का सारा प्रोसेस वही है। देखिए इसी रिएक्शन में हम चेंज करे दे रहे हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं है। फिर से देख लीजिए, खाली इसकी जगह पे CO कर देना है बस, और कुछ नहीं कर देना है। इसकी जगह पे क्या कर देना है, CO कर देना है। सेम प्रोडक्ट बनेगा, सेम कंडीशंस लगाएंगे, अब वही उत्पाद बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल सेम बनेगा। तो गेटरमैन कोच में याद रखना COACH, कोच की स्पेलिंग होती है, इसलिए कोच में क्या है CO है, बाकी जनरल अफ्क्रिया क्या है HCN प्लस HCl की है, और कोच में क्या है CO है, केवल इतना एडिशनल है। ठीक है, तो लिख लीजिए ज़रा इसको। देखिए जब फिनॉल की क्रिया CO प्लस HCl के साथ कराई जाती है, जब फिनॉल की क्रिया CO प्लस HCl के साथ कराई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बस ये अभिक्रिया लिख लीजिए। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कर लिया। अगली अभिक्रिया डाल लीजिए, फिनॉल से फिनॉल्फथेलिन, फिनॉल से फिनॉल्फथेलिन। टेस्ट बताया था आपका, शायद बीच में रह गया, सप्ताह पूरा निकल ही गया, ये आपने भी नहीं ध्यान देना है। हाँ, केमिस्ट्री का भी बताया था, फिजिक्स का भी बताया था, शायद केमिस्ट्री का नहीं बताया था, तो आपका केमिस्ट्री का भी लेंगे टेस्ट। कोई चैप्टर बताया था नहीं बताया था? अच्छा, न्यूमेरिकल का, ठीक है, तो कोशिश करेंगे सोमवार मंगलवार में, ठीक है, आपका न्यूमेरिकल्स का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल्स सारे, ये न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में है ही नहीं बहुत ज़्यादा, खाली आपका क्या है वही क्या नाम, बलगतकी के हैं थोड़े बहुत, विलेन के होंगे 2-4, बहुत कठिन नहीं लेंगे। फिर कह रहे हैं बहुत कठिन वाले न्यूमेरिकल इस बार भले मत लगाइएगा, सरल सरल वाले लगा लीजिएगा, बहुत कठिन इस बार पेपर में नहीं देंगे न्यूमेरिकल्स। अगला जो टेस्ट होगा वो आपका, ठीक है, दे देंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो पड़े ही हैं, जहाँ तक आप देख लीजिएगा उसमें, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि टाइटल हमने लगा दिए हैं लगभग सब पे, ठीक है, जो उनके नाम नहीं लिखे हुए थे वीडियो पे टाइटल लगा दिए हैं, बस खाली थंबनेल लगने बाकी हैं। लेकिन समस्या ये है उसमें टाइम इतना लगता है, कल पूरा दिन छुट्टी ली, कल पूरा दिन यही किया, तब जाके टाइटल उनके चेंज हो पाए। जो नहीं खाली टाइटल आपने देखा होगा, खाली यही लिखा रहता था ना, क्लास 12 फिजिक्स, अब उसमें समस्या ये है, ठीक है, क्योंकि हमें भी लगता था कि दिक्कत है, लेकिन वही है, समय ही नहीं मिल पाता था, करते क्या, कल पूरा दिन टाइटल चेंज किए, तब जाके खाली आपके
यानी इंटर के फिजिक्स और केमिस्ट्री के टाइटल चेंज हो पाए। अभी उनका थंबनेल बाकी है, वो भी किसी दिन लगा देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करें थोड़ा बहुत फ़ायदा लें उससे, समझ रहे हैं कि जब अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए वहाँ पर। अगर फिर भी समस्याएं हैं न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर होंगे, अगर नहीं होंगे तो जिस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स की बात होगी आप हमें बता दीजिए, हम यहाँ पे फिर से करा देंगे उनको, ठीक है, और उसके बाद फिर आप टेस्ट दे दीजिएगा। तो यानी नेक्स्ट वीक में तो कन्फर्म है, मान लीजिए केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। अब वो मंगलवार या किसी दिन होगा, क्योंकि सोमवार को इसलिए नहीं लेंगे, सोमवार को अगर आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल मंगल या बुध में ले लेंगे हम। तो इसमें ज़रा लिख लीजिए क्या लिखा है, फिनॉल से फिनॉल्फथेलिन, ये एक दिन बता चुके हैं बीच में, अगर याद हो आपको तो बीच में एक दिन बता चुके हैं। फिनॉल से फिनॉल्फथेलिन, फिनॉल्फथेलिन होता क्या है, एक सूचक होता है। फिनॉल्फथेलिन एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर्स के काम क्या होते हैं, पूर्व सूचना देना, यही तो होता है, पूर्व में सूचित करना, यानी कोई चीज़ हो रही है तो उसके पूर्व में सूचित कर देना है। तो अपक्रियाओं में इंडिकेटर इसीलिए मिलाए जाते हैं कि वो अपक्रिया के पूर्ण होने की क्या कर देते हैं, हमको पहले ही जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। ये बता देते हैं कि अब अपक्रिया पूर्ण होने वाली है, अब भैया थोड़ा सतर्कता के साथ आप एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि ये खाली ये नहीं बताते हैं कि पूर्ण होगी तो बताया, पूर्ण होगी तो बताया, तो मतलब क्या है बताने का। जैसे आपको बताया, आप इंडिकेटर दे रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, मुड़ गए फिर इंडिकेटर दबा रहे हैं, तो कोई मतलब है उसका। आप पहले दबाएंगे इंडिकेटर ना, ताकि पीछे वाले को इंडिकेट कर सके। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, सूचक हैं, इनका भी यही काम है, ये अपक्रिया के पूर्ण होने, यानी पूर्ण होने पर उसकी जानकारी नहीं देते हैं, अपक्रिया के पूर्ण होने की पूर्व जानकारी देते हैं। जैसे हमने इंडिकेटर मिलाया, अब इंडिकेटर मिलाते मिलाते हम क्या कर रहे हैं, कोई रीजेंट अपना मिलाते जा रहे हैं, रिएक्शन कराते जा रहे हैं। अब क्या होगा, पहले हल्का सा कलर आना शुरू होगा, हल्का सा कलर आएगा, गुलाबी कलर आता है, हल्का सा आएगा, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब अपक्रिया पूर्ण होने वाली है। अब अगर आप मिलाएं तो अब भैया ऐसे ही नहीं, ढक्कन गिरा नहीं, अब आपको एक एक बूंद करके मिलाना है। जैसे ही डार्क कलर आपका मिल जाए, जो आपको डिज़ायर हो, जो आपको चाहिए हो कलर, तुरंत आप अपक्रिया को रोक देंगे, यानी वो क्या करता है, अपक्रिया के पूर्ण होने की पूर्व जानकारी दे देता है, ठीक है। तो ज़रा इसको लिख लीजिए, रिएक्शन आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर बता देंगे, लिखिए ज़रा। जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है तो फिनॉल्फथेलिन आधा फा थेलिन, ठीक है, फिनॉल्फथेलिन बनता है। इस अपक्रिया को थैलीन अपक्रिया भी कहते हैं। इस अपक्रिया को थैलीन अपक्रिया भी कहते हैं, थैलीन अपक्रिया भी कहते हैं। उसी में आगे लिखिएगा, फिनॉल्फथेलिन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। फिनॉल्फथेलिन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, सूचक यानी इंडिकेटर्स का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। फिनॉल्फथेलिन का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। अब देखिए, अपक्रिया आसान है, बस खाली दिखने में बड़ी लगती है, ठीक है। अगर फिनॉल्फथेलिन को आप देख लेंगे कहीं किताब में, रात में मत देख लेना, वरना डर जाओगे, पता चला इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसका, बड़ा सा लगता है, लेकिन है उसमें कुछ नहीं। क्या है, फिनॉल की क्रिया कहाँ से करा रहे हैं, एनहाइड्राइड से करा रहे हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, फिनॉल तो जानते हैं सभी लोग, कोई ऐसा है फिनॉल का सूत्र ना जानता हो, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है बस। थैलिक एनहाइड्राइड देखिए क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, एक बेंजीन हो गई, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH, जरा ध्यान से देखिएगा, ये थैलिक अम्ल है। क्या है, थैलिक अम्ल है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको अगर गर्म कर दें तो इसके बीच से H2O निकल जाएगा। क्या होगा, थैलिक अम्ल जो होता है, अम्लों के बीच से क्या होता है, H2O निकलता है। अम्ल के बीच से H2O निकलेगा तो क्या बनाएगा, एनहाइड्राइड बनाएगा। इनके बीच से HO और ये निकल जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, ये भैया एनहाइड्राइड बनाएंगे। एनहाइड्राइड का मतलब है इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे कुछ, यही तो बनेगा। अरे नहीं समझ आया, OH और ये OH, यही तो था। अब जरा यहाँ से देखो, ये इतना निकाल दिया हमने, तो क्या बचा, ऊपर CO बचा, नीचे COO बचा, यही तो बचा। तो इसको जरा सिस्टम से लिख लें हम बस। ये है CO बचा था, CO लिख लिया, ये CO बचा था, CO लिख दिया, एक O भी और बचा रह गया, उसको क्या कर दें, बीच में ठोक दें। ये आपका क्या हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। क्या है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी क्रिया करानी कहाँ से है, फिनॉल से। फिनॉल को लिखें जरा, इसमें क्या लगना है, OH लगना है। फिनॉल में चाहे जहाँ OH लगा बात तो एक ही होती, ऊपर की बजाय नीचे लटका लें। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। OH लगा होता है, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। जब एक ही ग्रुप है तो चाहे जहाँ लगाओ, इसलिए लगाया यहाँ पे ताकि यहाँ का हमको H मिल सके। समझ रहे, हर जगह H होगा, यहाँ का H मिल सके। अब आपको दिख रहा होगा H2O, दूर से नज़र आ रहा है कि अब H2O निकलेगा, यानी यहाँ से ये आपने H2O को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जब H2O को निकालोगे तो भैया ये बॉन्ड यहाँ से भी जुड़ेगी और ये बॉन्ड यहाँ से भी जुड़ेगी, यानी ये डबल बॉन्ड हटेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखिए ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O, ये C, ये O, इतना हुआ। एक बॉन्ड इधर की तरफ आई और एक बॉन्ड इधर की तरफ गई। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, एक फिनॉल जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे को जोड़ देना है। क्लियर हो गया। ये क्या है, फिनॉल फथेलिन है। ये जो आपका बना हुआ है यही आपका फिनॉल फथेलिन है, ठीक है। तो खाली अफ्रिया थोड़ी बड़ी निर्जलीकरण हो रहा है तो चाहेंगे तो H2SO4 भी डाल लेंगे, ठीक है। कर लीजिए रिएक्शन को। बढ़िया, बता दीजिए।